और ये आज हमारा जो है वो लास्ट लेक्चर है ये। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा क्लाइंट हंटिंग के हवाले से। आप लोगों के माइंड में अगर कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो वो भी आप लोग क्लियर करेंगे। और उसके बाद आई होप कि आप लोग अब तक बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा होगा। एंड दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। कुछ अगेन वही बात है कि अपने एक्सपीरियंस की बेस पर कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा कि अब आपने आगे बढ़ना किस तरीके से है। ठीक है। तो हम स्टार्ट इस तरह करेंगे कि आप लोग अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं जिस तरीके से भी आप करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। लाइक अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ इनबॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। मैं वो रिपीट कर दूंगा एक दफ़ा ताकि सबको समझ में आ जाए कि आप लोगों ने क्या लिखा है। कोई डायरेक्ट मैसेज आप भेजना चाहते हैं तो वो भी आप भेज सकते हैं। लाइक अगर आप चाहते हैं कि आप पर्सनल मैसेज अगर कोई भेजना चाहते हैं, ठीक है, जस्ट मेरे से पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं उसका जवाब भी आपको नाम लिए बगैर आपको दे दूंगा। कोई भी बात हो सकती है, वो कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपको लगता है कि बाकी सबको नहीं पता लगना चाहिए, तो मैं सिर्फ आपका नाम लिए बगैर वो कर दूंगा। ठीक है। अगर आप ऑडियो में पूछना चाहते हैं, लाइक आप चाहते हैं कि लाइव मतलब मैं आपसे बात कर लूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप जस्ट हैंड रेस करें, मैं आपको अनम्यूट करूंगा एंड आप जो भी आपके माइंड में बात है वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। आप डिस्कस करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो जिस तरीके से भी आपको ईजी है, जो भी आपके माइंड में कन्फ्यूजन है वो सब कुछ, और उसके बाद फिर कुछ टिप्स होंगी। और जाहिर है कि फिर हमारा आज लास्ट लेक्चर है, तो उसके बाद फिर हम इसको एंड करेंगे। तो आप लोगों के माइंड में अगर कुछ चीज़ है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये वहाँ हम कह रहे हैं नीड टू आस्क। ठीक है। और वही राबिया मुइज पूछ रही हैं। ठीक है मैम, आप पूछ सकते हैं जो भी आप पूछना चाहती हैं। राबिया मुइज पूछ रही हैं कि सर व्हेन वी गो आउट ऑफ स्टॉक अकाउंट इज हेल्थ। नो नो, ये पहले एक मिथ थी। ठीक है कि अगर आप आउट ऑफ स्टॉक चले जाते हैं या आप रीस्टॉक नहीं करें तो शायद उससे आपके अकाउंट हेल्थ को फर्क पड़ेगा, लेकिन अमेजोन भी इसे क्लियर कर चुका है। और एक्सपीरियंस भी यही कहता है, मतलब जो एक्सपीरियंस रहा है कि जो प्रोडक्ट्स लगाई और वो ज़्यादा आउट ऑफ स्टॉक चले जाती हैं कि उससे आपके अकाउंट हेल्थ के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। उस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी है, उससे कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा, आई गेस ऊपर भी हैं तो जैन पूछने से मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इंडेक्स का बीएसआर ठीक हो लेकिन करंट बीएसआर ज़्यादा हो, क्या हम उस प्रोडक्ट को कंसीडर कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हैं। देखें, बीएसआर एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने कभी भी कंसीडर नहीं करना होता है। ठीक है। अब आप सोचेंगे सर ये क्या बात हुई। देखें, इसका मतलब ये है कि बीएसआर ना, एक दिन अगर आप देखें 100 है फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कल वो 20,000 हुआ वो। ठीक है। हो सकता है कि अगले दिन फिर दोबारा 15,000 हुआ वो। ठीक हो गया। और बीएसआर से इतना ज़्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है, सेल्स आती ही आती है प्रोडक्ट के ऊपर। मतलब अगर 3 4 10 12 लाख है फिर तो हम परेशान हो सकते हैं। लेकिन मैंने पर्सनली वो वाली प्रोडक्ट भी सेल की है जिसका बीएसआर 1,20,000 था, जिसकी सेल सिर्फ 90 थी, मंथली सेल्स। ठीक है। और हमारे एक हफ्ते के अंदर उसके यूनिट निकल गए थे। समझ रहे हैं? तो बीएसआर आप जा सकते हैं। इसका मतलब देखिए 9 डेज का अगर वो कम है तो मतलब वो कम होता रहता है। अभी वो ऊपर हुआ भी है तो वो वापस अपने तो उसके ऊपर एक्चुअल जो उसका है उस पर आ जाएगा। ठीक है। वहाँ हम कह रहे हैं कि नोट रिसीव डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रैक्टिस। नहीं, अगर आपने फ़ोन नंबर परचेज किया है और आपने एडमिन को स्क्रीनशॉट शेयर किया तो वो आपको लाजमी देंगी। ठीक है। तो ये वगैरह सर कहते हैं कि क्यू फॉर्म में ब्रांड्स अप्रूवल नहीं देते हैं तो आप क्या करें? नहीं, देखें ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ब्रांड्स अप्रूवल देते हैं। तो ब्रांड को क्यू फोर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको अगर यहाँ पर बताऊं कि इसके पीछे की लॉजिक को अगर आप समझें कि इसके पीछे की लॉजिक क्या है कि जी क्यों अप्रूवल नहीं देंगे क्यू फोर में, ठीक, क्वार्टर फोर में। तो लोगों के जो मिथ है वो ये है कि जी ब्रांड जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं इस टाइम पर। ठीक है। उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, क्योंकि इनके बहुत सारे इवेंट्स आते हैं, बहुत सारे इनके जो है ओकेजन्स आते हैं। ठीक है। तो इनका ये होता है कि जी लोग बहुत ज़्यादा परचेजिंग कर रहे होते हैं। अब उस परचेजिंग से क्या होता है कि वो आउट ऑफ स्टॉक जाने के चांसेस उनके ज़्यादा हो जाते हैं ब्रांड्स के। तो ब्रांड्स अपने जो न्यू कस्टमर होते हैं, यानी कि जो अगर फॉर एग्जांपल मैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर उनके पास जा रहा हूँ, तो वो मुझे अपने पास नहीं रखेंगे कि भाई अभी हमारे पास स्टॉक तो है नहीं, तो बाद में आप आ जाना। ठीक है। लोग ये समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर ब्रांड जो, अब आपको लगता है कि जो बड़े ब्रांड्स हो जैसे नाइकी का ब्रांड हो गया, ठीक है, या नेचुरल है, ठीक है, इस तरह के जो बड़े ब्रांड्स है वो आउट ऑफ स्टॉक होते होंगे? उनको इतना स्टॉक नहीं कि वो नए बंदे को लाए। ठीक है। या फिर जो बिल्कुल स्मॉल ब्रांड्स हैं, मतलब लाखों लाखों ब्रांड्स हैं, कोई 10 12 तो है नहीं कि सारे के सारे उनके पास और आउट ऑफ स्टॉक चले जाएंगे। तो ये जस्ट ऐसे ही है। मतलब इतनी इतनी कोई सच्चाई नहीं है। अगर है तो वो एक हद तक सच्चाई हो सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि हम कोशिश करना ही छोड़ दें या हम काम करना ही बंद कर दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है।
ठीक है, स्मॉल ब्रांड्स को आप टारगेट करते रहें, जो भी आपका एक रेगुलर चल रहा है आप उसको करते रहें, मिलती है ब्रांड्स अप्रूवल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि वो देना ही सब, ये कोई लॉ नहीं है, मतलब कानून नहीं है कि वो बिल्कुल बंद कर देंगे। समझ रहे हैं? लॉजिक आपको समझ में आई है ना पीछे? इसकी रीजन ये होती है कि वो आउट ऑफ स्टॉक जाने के चांसेस उनके ज्यादा होते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग परचेजिंग कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो अगर नॉर्मली 100 यूनिट उनसे बाय कर रहे हैं ब्रांड से, तो उसकी कोशिश होती है कि मैं 200 कर लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादा बिकेगी। जिस तरह हमारे यहाँ पर जब ईद आती है, ठीक है, या कोई भी इस तरह का एक ऐसा स्पेसिफिक डे आता है, जैसे 14 अगस्त के दिन, ठीक है, वैसे तो झंडे जो है वो नॉर्मली आपको मिल रहे होंगे, फ्लैग्स वगैरह हो गए, ठीक है, झंडियाँ हो गई, लेकिन उस दिन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो लोग आउट ऑफ स्टॉक जाने के चांसेस होते हैं। तो ये Q4 में भी यही सीन चल रहा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको मिलेगा ही नहीं, क्या ऐसा होता है कि हम झंडे मिलने बंद हो जाते हैं हमें? अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अगर आपकी एक दुकान है और आप ब्रांड के पास जाते हैं और आप कहें मुझे पाकिस्तानी फ्लैग चाहिए, तो क्या वही कि मेरे पास तो खत्म ही होगा पाकिस्तानी फ्लैग, क्योंकि 14 अगस्त आ गया? तो वाला मसला नहीं होता। ठीक हो गया, मिल जाती है आपको अप्रूवल। यस, ग्लास बॉटल्स में अवॉइड इसलिए किया जाता है कि देखें उसके अंदर ना एहतियात बहुत करनी पड़ती है। ये नहीं है कि मतलब अवॉइड करने की रीज़न क्या होती है कि टूट जाते हैं, वो कस्टमर के पास चले आते हैं, गिर जाते हैं, शिपिंग के दौरान मसला हो सकता है, ये भी अगेन होता नहीं है, ज़रूरी नहीं कि हो। लेकिन जस्ट हम अपनी एहतियात के लिए, अपना एक्सपेंस बचाने के लिए क्या करते हैं हम, कि जी वो कर लेते हैं, अवॉइड करते हैं गिलास बॉटल्स वगैरह को, अदरवाइज कोई मसला नहीं होता है इसमें। मतलब प्रोडक्ट्स हार्मफुल थोड़ी है ये। और ये वहाँ हम कह रहे हैं कि मैंने कॉल की, उन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन फिजिकल स्टोर को अप्रूवल देते हैं, व्हाट शुड वी डू अबाउट इट? गुड। इसका मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास अगर इस तरह का कोई ब्रांड है तो उसको अपने पास रखें, अगर उसने ये कहा है तो आप उनको कहें कि जी ठीक है। देखें, वेबसाइट का रोल आपने समझना है। हम अमेजोन के ऊपर क्या कहते हैं कि हमें वेबसाइट चाहिए, ठीक है, वेबसाइट बनानी पड़ती है। आपको पता है रोल क्या होता है? यही रोल होता है। अब आप जब जाएंगे, आपके पास जब क्लाइंट होगा आपने, या अगर आप अपना काम स्टार्ट करना चाहेंगे, तो आपने वेबसाइट बनानी है। आपने उसी ब्रांड के पास जाना है और आपने उससे कहना है कि देखें ये मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट है, यहाँ पर मैं प्रोडक्ट को सेल करती हूँ। ठीक है, आप उनसे अप्रूवल ले लेंगे और उसके बाद आप उसको अमेजोन के ऊपर सेल करेंगे। यही तो करते हैं, वेबसाइट का रोल ही होता है। तो अगर आपके माइंड में जाए कि सर ये तो धोखा है, ये तो फ्रॉड है, तो ये फलां है, तो जी ऐसे ही मार्केट काम करती है। ठीक है, ये मॉडल इस तरह ही वर्क करता है और होता भी ऐसे ही। फोन नंबर परचेज किया है किसको, आपने उसको भेजना है, एडमिन को स्क्रीनशॉट भेजना होता है। सर डॉक्यूमेंट्स को मिलेंगे, फिर आप उनसे एडमिट से आपका करूँ, डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। इवन के अब तो जो है वो वेब मेल के लिए भी बात जो है वो टीम ने कर ली है, तो वेब मेल भी अब जो है आप परचेज कर सकते हैं, मतलब अगर आपने प्रैक्टिस करनी तो। यस, आप जेनेरिक, आप भी आप पूछ रहे हैं कि हम जेनेरिक प्रोडक्ट्स के ऊपर जा सकते हैं, तो यस आप जा सकते हैं, लेकिन इसमें एहतियात ज़्यादा करनी होती है। ठीक है, और जेनेरिक का मतलब ये होता है कि वो बंदा जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है उस प्रोडक्ट को, ठीक है, उसने उसको रजिस्टर नहीं करवा रखा अपने नाम से, लेकिन खैर वो रिस्की हो सकती है प्रोडक्ट। वो रिस्की इस सेंस में, अगर आप कह रहे हैं कि वो एक काफ़ी रिनाउंड ब्रांड है, तो फिर वो चीज़ रिस्की हो सकती है। ठीक है, फिर वो जेनेरिक में आना नहीं चाहिए उसको। जेनेरिक का मतलब होता है कि अगर हम जेनेरिक को समझें, जेनेरिक का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसे ब्रांड को बेच रहे हैं जो कि किसी ने भी रजिस्टर नहीं करवा रखा। ठीक है, और इवन के वो ब्रांड, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक सिंपल, जैसे 7 अप है, ये पेप्सी है, ठीक है, अगर वो अमेजोन के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, अगर वो ब्रांड अगर रजिस्टर्ड नहीं है अमेजोन के ऊपर, जब आप पीएल करते हैं ना, जब आप प्राइवेट लेवल करते हैं, तो आप अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं अमेजोन के ऊपर। बात समझ रहे हैं? मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं एक ब्रांड हूँ ना, और मैं एक ब्रांड को सेल करने जा रहा हूँ, तो मैं अमेजोन को जब रजिस्टर कर रहा हूँ तो अमेजोन मुझसे पूछता है कि जी आपका ब्रांड है, आप अपना ब्रांड को रजिस्टर करवाएं। अब अगर मैंने रजिस्टर करवा लिया, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ फिर उस प्रोडक्ट को मैं सेल करता हूँ। अब अगर मैं एक ऐसे ब्रांड को सेल कर रहा हूँ जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो जेनेरिक की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो फिर आप उसको, जो रजिस्टर्ड नहीं होता, जिसका कोई ट्रेडमार्क नहीं है, ऐसे ब्रांड जिनके ऊपर कोई ट्रेडमार्क नहीं होता, ठीक है, इस तरह की प्रोडक्ट्स जिनका कोई भी नहीं है, जो अमेजोन के ऊपर भी रजिस्टर्ड नहीं है और वैसे भी वो रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब बाहर भी कहीं रजिस्टर्ड नहीं होता, इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। अब अगर आप सोचेंगे सर क्या ऐसी प्रोडक्ट्स भी होती हैं, तो यस ऐसी होती हैं। जैसे किसी ज़माने में आपने देखा होगा, एक एक ना कोल्ड ड्रिंक आई थी, आपने शायद नाम सुना उसका, और उसका नाम है लेमन। ठीक है, 5-10 रुपए की वो होती थी। ठीक है, तो अब वो प्रोडक्ट क्या थी, वो किसी ब्रांड के अंडर नहीं थी, उसका कोई ब्रांड नहीं था, ना वो खुद कोई ब्रांड थी, बस वो आ गई थी, तो वो जेनेरिक प्रोडक्ट होती है। समझ रहे हैं ना? जिसको आप खुद ही कोई भी नाम देकर वो रजिस्टर्ड नहीं होती और आप उसको करना स्टार्ट कर दें, तो वो किस कैटेगरी में आती है? जेनेरिक कैटेगरी में आ जाती है। तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उसको काफी सारी एहतियात करनी पड़ती है।
सारा पूछ रही है सर, डिस्ट्रीब्यूटर से अगर अप्रूवल मिल जाए तो ब्रांड से लाजमी लेना है या हम लिस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूटर से अगर आपको मिल जाती है तो आपको ब्रांड के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। बल्कि ब्रांड तो थोड़ा सा आपको एक टाइम टेकिंग चीज़ हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर आपको फौरन देता है, डिस्ट्रीब्यूटर से ही आपने लेनी होती है। यस, आप चेक कर सकते थे। तैयबा ये पूछ रही हैं कि अगर हम अपना आईडी कार्ड के ऊपर इंडिविजुअल अकाउंट बनाएं फॉर प्रैक्टिस तो क्या हम चेक कर सकते हैं? आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि ज़्यादा टाइम अगर आप उसके ऊपर सेल नहीं करेंगी, ठीक है, और एक्टिव नहीं रखेंगे उसको सिर्फ इसलिए पर्पज से, तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, फिर आपको दोबारा उसको रीएक्टिवेट करवाना पड़ेगा और आपके हर दफ़ा आपकी मंथली फीस कटेगी, ठीक है। मतलब मंथली फीस वैसे नहीं कटती, मंथली फीस तब कटती जब आप उसके ऊपर सेल्स करते हैं। लेकिन अगर आप रिएक्टिव मतलब नहीं करवाएंगे उसको, 2-3 महीने तक वो इनएक्टिव रहेगा, तो मतलब उसको सस्पेंड कर देगा टेम्परेरी। ठीक हो गया, फिर आपको दोबारा, और फिर एक और ख्याल आपने यहाँ पर ये रखना होता है कि इन फ्यूचर अगर आप कभी चाहें तो, मतलब फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता है कि वो अकाउंट बंद हो जाता है, ठीक हो गया, अब वो अकाउंट बंद हो गया लेकिन आपने फिर दोबारा अकाउंट बनाना है अपना, तो आप उन डिटेल्स को यूज़ नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ होगा, तो फिर आप दोबारा नहीं बना सकेंगे अकाउंट। तो बेटर ये है कि अगर कोई साथ अगर कोई मोहल्लेदार है ऐसा या कोई रिश्तेदार वगैरह ऐसे हैं, ठीक है, कि उनका कोई काम नहीं है, उनका कोई इरादा नहीं है अमेजोन के आने का, तो उनके उनको डिटेल्स को ऊपर बना लें। या अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं फ्यूचर में कभी मैं अपना तो नहीं बनाऊंगी, और अगर ये सस्पेंड हो भी जाता तो कोई मसला नहीं है मेरे लिए, तो फिर आप बना सकती हैं। यस, हाँ, उसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं, हर अप्रूवल, सॉक अप्रूवल। और ये खिजर कह रहे हैं काइंडली एक्सप्लेन MOV एंड MOQ। देखें, MOV जो होता है ना, वो होता है मिनिमम ऑर्डर वैल्यू, ठीक है, और MOQ होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। अब इसमें फ़र्क क्या है? मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी को समझा, क्वांटिटी का मतलब ये कम से कम मिकदार। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए हम इसको इस तरह समझ लेते हैं कि मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, ठीक है, मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, आप मेरे पास आते हैं, आप मुझसे कहते हैं कि जी मुझे फॉर एग्जांपल पानी की बॉटल्स चाहिए, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि जी आपको ना मुझसे कम से कम 100 बॉटल्स बाय करनी पड़ेंगी, 100 बॉटल्स आपको मेरे से बाय करनी पड़ेंगी, फिर मैं आपको दूंगा, अदरवाइज मैं आपको नहीं दूंगा, ठीक है। अब ये मैंने आपको बताई थी, कम से कम क्वांटिटी बताई है मैंने आपको कि कम से कम इतनी क्वांटिटी आपको मेरे से परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गई? मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ये हर डिस्ट्रीब्यूटर की अलग अलग हो सकती है, ठीक है। फिर एक होता है MOV, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू, यानी कि आपको जो ऑर्डर है उसकी वर्थ कितनी होनी चाहिए। अब अगेन इसी सिचुएशन को हम दोबारा समझते हैं। आप मेरे पास आते हैं, आप ये कहते हैं कि जी सर मुझे पानी की बोतल्स खरीदनी है, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ कि आपको मुझसे 500 रुपये की बोतल्स खरीदनी पड़ेंगी। समझ रहे हैं फर्क? पहले मैंने आपको क्या कहा था कि आपको मुझसे 100 बॉटल्स खरीदनी पड़ेंगी, 100 बोतलें आपको मेरे से खरीदनी पड़ेंगी। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आपको मुझसे 500 रुपये की बोतल्स खरीदनी पड़ेंगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको मैं क्वांटिटी नहीं बता रहा, मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो आपका ऑर्डर है उसकी जो बर्थ है वो इतनी 500 रुपये की होनी चाहिए। ये होता है MOV, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू। बात समझ रहे हैं? आप एक डिस्ट्रीब्यूटर को आप देखो होगा जब आप लोग कर रहे होंगे कि आप डिश वहाँ पर लिखा होता है कि जी आप हमसे $750 की परचेजिंग करें। अब वो आपको क्वांटिटी नहीं कह रहा कि आप मुझसे इतनी क्वांटिटी परचेज करें, वो कह रहा है कि आपका जो ऑर्डर है वो कम से कम इतना होना चाहिए, तो ये होता है MOV, इतना वर्थ होनी चाहिए। कैन देयर बी IP कंप्लेंट वेयर टू डू सोर्सिंग ऑफ सच जेनेरिक प्रोडक्ट्स? अच्छा, जेनेरिक प्रोडक्ट का जो टॉपिक है ये तो कोर्स में कवर करवाया जाता है वैसे, ठीक है, और इसके ऊपर डिटेल वैसे वीडियोस होती हैं मतलब, और मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर अपलोड कर दूँ, क्योंकि ये इस तरह तो समझाना बहुत मुश्किल है कि जेनेरिक प्रोडक्ट क्या होती हैं और वो कहाँ से आपने सोर्स करने होते हैं, किस तरह दिखती हैं, नज़र आती हैं, वो सारी चीज़ होती है। तो ये देयर आर सो मेनी ब्रांड्स, हमें कैसे पता चलेगा कि ये ब्रांड रजिस्टर्ड है अमेजोन पे? वी हैव टू आस्क डिस्ट्रीब्यूटर। नहीं, अगर वो जेनेरिक कैटेगरी में होगा तो वहाँ पर लिखा हुआ होगा जेनेरिक कैटेगरी है, ठीक है, मतलब उसका लिखा हुआ होगा, वो आपको करने की पूछने की जरूरत नहीं होती उसमें। आपने पूछते हैं सिर्फ डाउन ग्रेड का क्या मतलब? डाउन ग्रेड का मतलब ये होता है कि आपका अकाउंट जो है फॉर एग्जांपल वो इंडिविजुअल प्रोफेशनल आपका अकाउंट है, ठीक है, और प्रोफेशनल इंडिविजुअल देखें अकाउंट जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। अच्छा गाइस, मुझे ना यहाँ पर एक चीज़ आप लोग बताएं पहले, कि अब जैसे आमना ने सवाल किया है, ठीक है, ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूँ आपको, अभी आपको एक चीज़ समझाता हूँ मैं। लेकिन अभी जैसे जेनेरिक का सवाल आया था कि जेनेरिक प्रोडक्ट क्या है, और वो बड़ा अच्छा टॉपिक है और बड़ा डिटेल उसको समझना बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है, जैसे ब्रांड रजिस्ट्री वाला सवाल था। अब ये तमाम चीज़ें जो होती है ना, ये बेसिकली कवर की जाती है जहाँ से आप लोगों ने कोर्स किया है, ठीक है। मेरी हमेशा से एक लड़ाई रही है,
मतलब बाकी जितने भी इदारे हैं सिखाने वाले हैं, उन सब के साथ जो मेरा एक इख्तलाफ रहा है कि आप लोग पे लेते हैं। मतलब आप लोग जो है वो एक बच्चे से 40,000 50,000 रुपये आप चार्ज कर रहे होते हैं। इतने चार्ज करते हैं ना सारे आप इदारों में सीखने के लिए जाते हैं। ठीक है, वो मसला नहीं है, क्योंकि हमने भी पे करके सीखा, बाकी जितने भी लोग होते हैं हर जगह, हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, पे कर रहे होते हैं। वो मसला नहीं होता। मसला यहाँ पर यह आता है कि ये चीज़ें, ये सवाल जो आप कर रहे हैं ये बेसिकली कोर्स के सवाल होते हैं सारे। ठीक है, जो कोर्स उन्हें करवाया जाता है। अब आप लोगों ने कहीं ना कहीं से कोर्स किया होगा, आप लोग अगर इंटर्नशिप के लिए आए हैं तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं से कोर्स किया है ना। तो क्या सिखाया है वहाँ पर? ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि मेरे पास वो सवाल भी आते हैं कि सर एसिन और बीएसआर में क्या फ़र्क है। और मैं हैरान होता हूँ, और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि जी आप लोग क्या कर रहे हो, तो उनको पता ही नहीं होता कुछ भी। उनको मतलब कॉन्सेप्ट पता भी अगर है तो उनको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनको ये नहीं पता कि बाय बॉक्स क्या चीज़ होती है। और बाय बॉक्स को विन करने के 8 तरीके होते हैं, आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। 8 तरीके, उनको उनको 8 तरीके तो बहुत दूर की बात है, उनको सही से बाय बॉक्स की डेफिनेशन भी नहीं पता होती कि बाय बॉक्स होती क्या चीज़ है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, अब जितनी भी बात आप लोग पूछ रहे हैं, जैसे अकाउंट की डिटेल्स होते हैं, अकाउंट की टाइप्स आती हैं, 4 तरह के अकाउंट बनते हैं अमेजोन के ऊपर, किस तरह के अकाउंट बनाने चाहिए, कब बनाने चाहिए, क्या क्या रिस्क आपको आ सकते हैं, किस तरह आपने उनको डील करना होता है, अपील राइटिंग क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अपील राइटिंग। ठीक है, और ये बातें मैं अभी आपको टिप्स से मैं बताने वाला था, अभी मेरे माइंड में ये इस सवाल से चीज़ आ गई है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं कि अगर आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें नहीं आती, मतलब ये बेसिक नहीं है, एडवांस लेवल की चीज़ें होती हैं, लेकिन ये कोर्स के अंदर करवाई जाती है। तो अगर आप लोगों ने जिनको 40,000 50,000 रुपये पे किए हैं, ठीक है, आप उनसे सवाल करें जाकर। अब आप लोगों का ये राइट बनता है, आप लोगों का राइट भी बनता है, और आप लोगों का फर्ज भी बनता है, ये आपकी ड्यूटी भी है। ठीक है, हमारे यहाँ पर मसला ये है कि स्टूडेंट जो है वो इतनी हैवी फी वो पे कर देते हैं कोर्स के लिए। और उनका कसूर इस सेंस में नहीं होता कि उनको पहले तो कुछ पता ही नहीं है ना, उनके पास जीरो नॉलेज है, तो जिसका जो दिल करता है वो कर देता है उनके साथ। लेकिन जब आपको पता लग जाता है कि आपको कुछ नहीं सिखाया गया, आपको कुछ नहीं बताया गया, तो फिर आपने उन टीचर्स के पास, उन मेंटोर्स के पास जाकर आवाज़ उठानी है कि जी आप लोगों ने हमें कुछ भी नहीं सिखाया है। ठीक है, कोर्स के अंदर क्या क्या शामिल होता है मैं आपको बताऊंगा, आपने उनसे जो सीखना है जाकर उनसे कौन है। कोर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पोर्टफोलियो बिल्डअप होता है। ठीक है, आप लोग अक्सर फेसबुक पर देखते होंगे असाइनमेंट्स वगैरह, वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा वो वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं, कोर्स के स्टूडेंट होते हैं बेसिकली। जो कोर्स कर रहे हैं उनकी असाइनमेंट्स होती है पोर्टफोलियो बिल्डअप। वो मल्टीपल ग्रुप्स में कर रहे होते हैं, उनकी प्रोफाइल आप जाकर चेक करें। ठीक है, क्या ये आपको करवाया गया कोर्स के अंदर? क्यों नहीं करवाया गया? सवाल यहाँ पर यह है, क्यों नहीं करवाया गया? ठीक है, पोर्टफोलियो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर वो नहीं है तो क्लाइंट आपके ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं करेगा। टीम बिल्डअप जो आपकी एजेंसी कहलाती है, उसका नाम, उसका ब्रांड होना, उसका डॉक्यूमेंट होना, क्या वो आपके पास होता है? ठीक है, इसके अलावा फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपील राइटिंग्स होती है। अकाउंट सस्पेंशन कितने टाइप होते हैं, सेक्शन 3 क्या है? 8 तरह की वायलेशन होती है अमेजोन के ऊपर, 8 वायलेशन। ठीक है, वो लाजमी पड़ जाती हैं, आईपी कंप्लेंट हो गई, कस्टमर कंप्लेंट हो गई, बहुत सारी होती है। ठीक है, 8 होती है तकरीबन, कितनी क्या आपको सारी पता है किससे अपील लिखी जाती है? अपील लिखी कहाँ जाती है, सबमिट कहाँ कराई जाती है, नोटिफिकेशन आपके पास आता कैसे? क्या आपने करनी होता है, क्या आपने फॉरन एक्शन नहीं देना, कॉल अगर आपने करनी तो किस तरह आपने कॉल करनी होती है, उनको क्या बोलना होता है आपने? अगर आपने रिकवर करवाना अकाउंट, क्या आपको ये करवाया गया? क्यों नहीं करवाएगा? ये सारा का सारा कोर्स का पार्ट है, ये इंटर्नशिप का नहीं होता। इंटर्नशिप में तो ये प्रैक्टिकल होता है इस तरह का, कि कॉलिंग कर लिया आपने, ईमेल्स करना स्टार्ट कर दिया आपने, ठीक है, वो जो बाकी चीज़ होती है वो होती है। ये जो डिटेल होता है ये तो कोर्स का पार्ट होता है। तो मेरा जो एक आप लोगों को मैं जो बोलता हूँ हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, कि आप लोग जो है वो अपने मेंटोर्स के पास जाएं जिनको आपने 40,000 रुपये पे कर दिए हैं। ठीक है, आप उनके पास जाएं, 40 45 जितने भी आपने पे किया, जिसको भी पे किया है, और उनसे जाकर पूछें कि सर, मतलब कोई लड़ना नहीं है किसी से, लेकिन आप उनसे हम्बली पूछें कि सर हमें पता चला गया। ठीक है, आप इस तरह बोलें कि हमें ये बात पता लगी कि जी कोर्स के अंदर तो ये चीज़ें शामिल होती है और ये लाजमी करवानी चाहिए, हमें तो इनमें से कुछ भी नहीं आता। हम आपने तो कभी नहीं बताया कि अपील लिखी किस तरह जाती है। आपने तो कभी नहीं बताया कि अकाउंट की 4 टाइप्स होती है। आपने तो कभी नहीं बताया कि अमेजोन पर पाकिस्तान में अकाउंट बंद हो रहा है तो उसका सोल्यूशन क्या है, हम किस तरह को डील करते हैं, सबके तो बंद नहीं हो रहा है। ठीक, किस तरह 8 सस्पेंशन हमने पता चला है कि 8 सस्पेंशन होती है, किस तरह की वो सस्पेंशन होती है? एजेंसी बनवाई जाती है, होलसेल आप कभी भी अकेले तो कर ही नहीं सकते, एजेंसी चाहिए होती है, तो कहाँ कहाँ से आएगी वो एजेंसी? हम किस तरह बनाएंगे? हमें क्या पता है कोई एजेंसी बन भी जाएगी तो हमने करना क्या है, उसको किस तरह आगे लेकर चलना है, किसने सिखाना है आपको? मतलब हमें तो कुछ आते हैं ना। आप देखो कामयाब आप किस तरह होंगे, लोग नाकाम क्यों हैं? आपने कभी सोचा है? हर महीने इदारों से लाखों बच्चा जो है अमेजोन का कोर्स करके निकल रहा होता है, कामयाब कितना होता है कभी आपने देखा है? मुश्किल से कहीं जाकर एक या दो। क्यों? क्योंकि 90% की चीजें बताई नहीं जाती। वही रटी रटाई एक स्लाइड्स बना दी, प्रोडक्ट हंटिंग सिखा दी, और बस। बात समझ रहे हैं ना? सो ये डाउनग्रेड करना क्या होता है, अपग्रेड करना क्या होता है, ये चीज़ ये होती है कि अगर आपके पास एक सेलर सेंट्रल है, इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट आपके पास है, उसकी हर महीने आपको फीस पड़ रही होती है। ठीक, आप ज़्यादा कि डिटेल में मैं नहीं जा सकूंगा, क्योंकि वो तो मैं मतलब करके दिखाता हूँ, ये कोर्स का पार्ट होता है, उसमें आपको सिखाया था बगैर इसका ऊपर पूरा लेक्चर है इसके ऊपर।
तो पहला लेक्चर है वो टोटल है ही इसी चीज़ के ऊपर कि 4 तरह के जो अकाउंट है वो क्या होते हैं, किस तरह आपको करना होता है। तो मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ, बाकी फिर आप काइंडली रिसर्च कीजिएगा इसके ऊपर। ठीक है। अकाउंट इंडिविजुअल प्रोफेशनल आपका अकाउंट होता है जिसकी 39.99 आपकी फीस होती है पर मंथ। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल आपने अकाउंट बना लिया, आपकी फीस कट गई, आपने थोड़ी बहुत सेलिंग भी कर ली, अब आपकी हर महीने कटेगी। अगर आपका एक पीरियड निकल गया तो आपके हर महीने वो अकाउंट की फीस कटना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अब आप ये चाहते हैं कि जी मेरा अकाउंट जो है वो मतलब ये हर महीने जो 10,000 रुपये 12,000 रुपये, क्योंकि वो हमारा तो यहाँ पर डॉलर जो ऊपर नीचे होता रहता है, टैक्स लगता रहता है, आप चाहते हैं कि वो ना कटे, तो आप लोग क्या करते हैं उसके लिए उसको डाउनग्रेड कर लेते हैं। ठीक है। और इस तरह सेंट्रल पर ही ऑप्शन होता है डाउनग्रेड करने का, वहां से आप इसको डाउनग्रेड भी कर सकते हैं और फिर 3 महीने बाद उसको दोबारा अपग्रेड भी कर सकते हैं। और इसी तरह अकाउंट अगर आपका इंडिविजुअल प्रोफेशनल अगर आपका अकाउंट है तो आप उसको बिजनेस अकाउंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। बिजनेस अकाउंट कौन सा होता है, जो एलएलसी की बेस पे होता है, उसमें भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो फिर ज़ाहिर है कि टैक्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है और वो सारी चीज़ होती है। ठीक है। तो ये होता है अपग्रेड करना या फिर डाउनग्रेड करना। और इसी तरह अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपने डाउनग्रेड कर लिया इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर, अब देखें फिर वही चीज़ आती है कि यहाँ पर डिटेल आ जाती है थोड़ी सी। अब आई डोंट नो आपको किस हद तक समझ में आई। अकाउंट जो होता है ना वो होता है इंडिविजुअल अकाउंट, इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट, और फिर होता है बिजनेस अकाउंट। ठीक है। तो इस तरह आप क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे करते हैं जहाँ पर आपको सूट कर रहे होते हैं। ओके जी, वो आपसे पूछ रही हैं कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर ने हमसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे हैं तो मतलब अप्रूवल दे दिया है उन्होंने। नहीं, अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे हैं तो मतलब ये है कि वो आपको कैटलॉग सेंड करेंगे। और ये सारा मसूद कह रही है, इफ आई परचेज वेबमेल आई शैल गिव माय अमेज़न स्टोर नेम टू देम सो दे कैन क्रिएट माय ईमेल और क्रिएट। नहीं, ये कोई भी ईमेल हो सकती है, उसमें आप अपने नाम से देखें। आपके जो डॉक्यूमेंट होता है ना, बेसिकली स्टोर नेम से फर्क नहीं पड़ता, अमेज़न का स्टोर नेम नहीं होता, बेसिकली होता है कि वो आपको डॉक्यूमेंट साथ ही प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। जो कि उनको एक यूएस की तरफ से ही दिया गया है कि आप हमारे स्टूडेंट को ये साथ उसी के बेस पर उन्होंने वेबमेल क्रिएट की है, क्योंकि वेबमेल जो होती है वो बेसिकली वेबसाइट के थ्रू क्रिएट की जाती है। ठीक है। तो वो फॉर एग्जांपल वो कोई भी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक यूवर्स के नाम से है, वैसे एक यूवर्स के नाम से नहीं है वो, लेकिन सपोज करते हैं अगर इस नाम से एक कंपनी है, कंपनी का डॉक्यूमेंट है, तो उसी के नाम पर ही आपकी वेबमेल होती है। ठीक है। और उसमें भी आप अपना नाम अपना रख सकते हैं। एंड अच्छा, ये लेक्चर जो है ये यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, ये अभी रिसेंटली मैंने अपलोड किया, तो आप लोग वहाँ से इसका देख सकते हैं कि वेबमेल क्या होती है, किस तरीके से होती है। ठीक है। उसमें नाम अपनी मर्जी का कोई भी चूज कर सकते हैं, आगे कंपनी का नाम होता है, तो वो वेबमेल से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। वेबमेल होनी चाहिए, वेबमेल बस होनी वेबमेल चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इतने सारे लोग होते हैं कंपनी के अंदर, इतने सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, तो ये जरूरी नहीं होता कि एग्जैक्ट वही चीज़ होंगी, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वेबमेल जो होती है उसका एंड में जो होता है वो जी मेल नहीं आ रहा होता, एंड में डॉट कॉम आ रहा होता है। ठीक है। और डॉट कॉम का मतलब क्या होता है कि ये वेबसाइट के साथ लिंक है, तो असल चीज़ वो दिखानी होती है। और जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो क्या करते हैं, उसको ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये सीरियस लोग हैं। ठीक है। जीमेल के साथ तो सिंपल वाइब जारी होती है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर उसके एंड में जीमेल लिखा हुआ है। वही तैयबा का क्वेश्चन है कि सर अगर हम किसी को परसेंटेज पर प्रोडक्ट सेंड करके दे रहे हैं तो क्या श्योरिटी है कि क्लाइंट हमारे साथ सिंसियर है और वो हमें हमारी अमाउंट बनती है वो दे रहा है। हाँ देखें, अब ये जो है ना, ये अगेन ये चीज़ तो आप खुद जज कर सकते हैं, मतलब कि क्लाइंट से जो वाइब आपको आ रही है कि वो पॉजिटिव है या नहीं है। ठीक है। और वही बात है कि इस तरह की जो सिचुएशन होती है ना, उनके ऊपर आपको ब्लाइंड ट्रस्ट करना पड़ता है कि यार क्या करें, मतलब करना पड़ेगा, अदरवाइज क्लाइंट चला जाता है, वो कहते हैं ना करो। ठीक है। और दूसरी बात ये होती है कि अगर थोड़ा सा आप अच्छे लेवल पर काम करो और आपको पता है ना कि अगर मेरी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, तो आप परसेंटेज पर प्रोडक्ट ना दो, आप उनको प्रोडक्ट सेलिंग की तरफ लेकर आओ। ठीक है। उनको गारंटी दो कि जी सोर्स है, ये प्रोडक्ट मौजूद है, आप इतने की लेना, बेशक आप उसको कम ज़्यादा ही कर दें, या फिर आप उसे कहोगे जी एटलीस्ट मुझे कुछ ना कुछ एडवांस चाहिए। और ये बात है, डायरेक्ट करने में कोई मसला नहीं होता। ठीक है। अगर आपकी अगेन देखें, अगर मेरे पास एक प्रोडक्ट है और उसके ऊपर मुझे पता है कि $5 से $6 का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, इतना प्रॉफिट है उसके ऊपर, तो मतलब मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलूंगा जी मैं आपको ऐसे कैसे दूँ प्रोडक्ट, इतनी मेहनत से एक प्रोडक्ट फाइंड की है, इतना प्रॉफिट आपको आएगा, आप एटलीस्ट मुझे एडवांस दें कुछ ना कुछ, 5,000 10,000 15,000 20,000 जितना भी आपके आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप उनसे एडवांस लें। ठीक हो गया। और श्योरिटी फिर वही होती है, फिर वो एक लंबा प्रोसीजर होता है कि जी फिर आप उनसे वो आपसे डॉक्यूमेंट लेंगे, आप उनसे डॉक्यूमेंट लें। ठीक है। फिर वो चीज़ आ जाती है, तो वो थोड़ा सा फिर लंबा काम हो जाता है। वो ये राबी मूवीज क्वेश्चन सर, डू यू हैव एन ऑथेंटिक सोर्स हमें कंसल्ट फॉर एल्स फॉर्मेशन? यस यस, एडमिन आपको शेयर कर देंगे।
और ये खजरात पूछ रहे हैं, if you find product in Amazon that have no brand, we source that product from distributor or source from China with invoice, can we list that type of product on Amazon? यस, फिर आप कर सकते हैं, लेकिन देखें, अब यहाँ पर आपको दो चीज़ ख्याल रखना पड़ेगा। या आप थोड़ा थोड़ा पीएल जा रहे हैं, पीएल की तरफ जा रहे हो, थोड़ा सा आप होलसेल को मिक्स कर रहे हैं इसमें, ठीक है। अब अगर तो उस प्रोडक्ट का कोई ब्रांड नहीं है और अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज कर रहे हैं, ठीक है, दोनों केसेस में, यानी कि अगर आप उसको यूएसए से ही परचेज कर रहे हैं, चाहे चाहे आप उसको चाइना से परचेज कर रहे हैं, ठीक है। अब चाइना से अगर आप कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अलीबाबा से कर रहे हैं, तो फिर आपको, अगर आप उस प्रोडक्ट का ब्रांड बना रहे हैं, ठीक है, और उसको अपने नाम से रजिस्टर करवाएंगे पहले, तो फिर तो वो पीएल की स्टोर में चल जाएगी और फिर वो होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको अली बाबा से एज अ डिस्ट्रीब्यूटर परचेज करने के बाद उसको एज अ जेनेरिक ही सेल करेंगे, मतलब अगर वो जेनेरिक है और आप उसको जेनेरिक ही सेल कर रहे हैं, तो अगर उसके ऊपर इनवाइस आ जाती है, मतलब आईपी कंप्लेंट आ जाती है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अच्छा, आईपी कंप्लेंट की जो बात है ना, मैं चलो आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पर। आईपी कंप्लेंट से ये नहीं होता कि आपका अकाउंट सस्पेंड होता है, मैक्सिमम जो होता है वो आपकी लिस्टिंग रिमूव होती है और उसको भी मतलब हल किया जा सकता है। और यस, आप सेल कर सकते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं। रिस्क अगेन रहेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि नहीं बाकी लोग भी हैं और सच कोई आईपी कमेंट वगैरह नहीं है, आप उसके स्टेटस को चेक करें, तो आप कर सकते हैं। और इनवाइस जो है, अगर तो वो ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर, देखें अब यहाँ पर ना सवाल ये आता है कि वो ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर कैसे होगा, अगर उसका कोई ब्रांड ही नहीं है, ठीक है, उस ब्रांड के पास वो प्रोडक्ट है, मतलब उस जेनेरिक में अगर वो चीज़ आ रही है, जेनेरिक में अगर वो चीज़ फॉल कर रही है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो नॉर्मल ही कहलाएगा, वो उसका ऑथेंटिक नहीं कहलाएगा। ठीक हो गया। ऑथेंटिक वो होता है इसके पास ब्रांड का लेटर मौजूद होता है। और ये तैयबा पूछे सर, जब कॉल्स करते हैं तो मोस्टली जो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, लेकिन अभी कंपनी का नाम बताओ। हाँ, ये वो होते हैं जो तंग आए, वो होते हैं, ठीक है, जिनको डेली बेसिस पे बहुत सारे कॉल्स आ रहे होते हैं, उनको पता होता है। तो इसका जो बेस्ट तरीका होता है ना, वो ये होता है कि आप वेबमेल के थ्रू उनको अप्रोच करें, मतलब अगर वो रिस्पॉन्स तो कर रहे हैं ना, तो आप उनको वेबमेल एक बड़े प्रोफेशनल अंदाज में लिखें, डॉक्यूमेंट सारा अटैच करें उनके साथ, ठीक है, फिर उनको करें आप अप्रोच। वहाँ हम कह रहे हैं सर, क्लाइंट कौन से प्लेटफॉर्म से मिलते हैं पोर्टफोलियो बिल्डअप? देखिए, पोर्टफोलियो होता है ना, उसके लिए तो पूरी एक मेहनत करनी पड़ती है आपको, और मैंने यही कहा है ना कि ये बिल्कुल पहले दिन से स्टार्ट करवाया जाता है, ठीक है, थ्रू आउट द कोर्स। यानी अगर आपका 2 महीने का कोर्स होता है, 2.5 महीने का कोर्स होता है, तो इसमें आप पहले दिन से आपकी पूरी एक स्ट्रेटेजी चलती है कि आपने हर एक चीज़ को अपलोड करना होता है, ताकि आपकी प्रोफाइल बिल्डअप होती है। जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको सब कुछ तैयार मिलता है। पास में ना पोर्टफोलियो में चीज़ें शामिल होती हैं, उसमें वीडियोस भी होती हैं, उसमें ऑडियोज भी होती हैं, उसमें आप टीम्स के इंट्रोडक्शंस भी होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो आपकी एजेंसीज बनती हैं उनके इंट्रोडक्शंस होते हैं, आपके पूरे कंपनी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये चीज़ें बनवाई जाती हैं कोर्स के अंदर। आप लोग अक्सर फेसबुक को देखते होंगे कि बस में ही आप लोग देखते होंगे, जो स्टूडेंट पोस्ट कर रहे होते हैं, वीडियोस आ रही होती हैं, वो बता रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, क्या होता है, वो पोर्टफोलियो तो बिल्डअप कर रहे होते हैं अपने, जब वो करवाया जाता है। और ये करवाना चाहिए, और मैं वही तो कहता हूँ कि जिनको, अगर आपने कहीं से कोर्स किया है, उनको पे किया है, तो उनसे आप एटलीस्ट ये कहें कि भाई आप हमें दोबारा इनरोल तो करें ना, ठीक है, उनसे ये चीज़ सीखें, फिर कभी करो। लेकिन मसला है कि उनको खुद को भी नहीं आता, वो बस, क्या कह सकते हैं आप। और ये राबिया कह रही है सर, हैवी फी पे करके कोर्स तो किया, बट वी वर सो न्यू के पता नहीं था कि क्या क्या होना चाहिए। जब प्रैक्टिकली करने लगे तो पता चला वी डू हैव इनफ नॉलेज, सो आई हैव नॉन अगेन टू एक्टिव कोर्स एंड इंटर्नशिप। ऐसा ही होता है, मैंने कहा है ना कि स्टूडेंट जो न्यू होते हैं, यही तो टीचर, मेरी अगेन जो एक काइंड ऑफ आप कह लें कि जो मेरा इख्तलाफ है टीचर्स के साथ, सिखाने वालों के साथ, वो यही तो है कि आप एक स्टूडेंट से पैसे ले रहे हैं, ठीक है, वो बंदा मेहनत भी करता है, वो डेडिकेशन के साथ आता भी है, ठीक है, वो रेगुलर भी रहता है, वो अपनी पूरी मेहनत कर रहा होता है, आप उसको कुछ सिखाते ही नहीं है। वो नया बंदा है, आप उससे फायदा ये उठाते हैं कि आप उसको 1.5 महीना प्रोडक्ट हंटिंग करवाते हैं, और उसके बाद आप उसको 2-4 लेक्चर ओसे को देकर चलो भाई फारिग कर दो। ना उनका एजेंसी बनती है, ना उनका पोर्टफोलियो होता है, ठीक है, ना उनको ना उनको अपील का पता होता है, ना उनको सेलर सेंटर का आइडिया होता है कि चीज़ क्या होती है, किस तरह वर्क किया जाता है उसके ऊपर, ना उनको चार्ज मेथड का पता है, ना उनको डिपॉजिट मेथड का, ना उनको चाइल्ड एक्सेस लेनी आती है, ना उनको कस्टमर की परफॉर्मेंस देखनी आती है, ना उनको ऑर्डर्स का पता होता है, पता कुछ भी नहीं होता। समझ रहे हैं ना, 40,000 रुपये आप पे करके आए हैं, क्या फायदा उनको? फिर वही बात है कि अब किसको किसको ब्लेम किया जाए। यही हो सकता है कि फिर स्टूडेंट जो है ना, वो इतने स्ट्रांग बने कि वो वापस जाए उनके पास और उनसे कहें कि यार आप लोगों ने गलत किया है हमारे साथ, ठीक है, आप लोगों ने हमारा फायदा उठाया। और ये सबके, अब मेरे साथ भी ये हुआ था, जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे साथ सेम चीज़ हुई थी। मैंने पीएल से स्टार्ट किया, 1.5 महीने तक सिर्फ हंटिंग करवाई थी, आप इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। और 2 महीने बाद जब हमारा कोर्स खत्म, आखिर में एक लेक्चर होलसेल का दिया था। आप इमेजिन करेंगे किस तरह चूना लगाया जाता है, एक लेक्चर होलसेल का, मतलब पूरी होलसेल, इतनी बड़ी चीज़ होती है, इतना इतना कुछ है इसके अंदर,
वो एक दिन के अंदर सेलर सेंटर का पता ही नहीं था कि चीज़ होती क्या है, अकाउंट की टाइप्स का पता ही नहीं था चीज़ होती क्या है, सारी फिर ज़ाहिर है 3 4 साल में वो चीज़ सीखी और एक्सपीरियंस किया, और सारी अपनी मेहनत थी फिर। तो मुझे पे करने में मसला नहीं है, ठीक है पेड कोर्स है, ठीक है पे करते हैं, हर चीज़ के लिए पे करें, लेकिन आप एटलीस्ट स्टूडेंट को सिखाओ तो सही ना, उसका जो जितना वो डिजर्व करता है कि वो इतना तो आप उसको बताओ कि वो कामयाब हो सके, उसको चीज़ों का पता हो, फिर आगे वो अपनी मेहनत स्टार्ट करें। आप लोग सिर्फ 2 4 स्लाइड पढ़ा के साइड पर कर देते हो। सर क्या हम एफ बी होलसेल अकाउंट पाकिस्तान इंटर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं? देखिए अकाउंट एफ बी होलसेल अकाउंट नहीं होता, एफ बी होलसेल अकाउंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, अमेजोन के अकाउंट के 3 टाइप है, इंडिविजुअल अकाउंट, इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट। ठीक है, आपने देखना है कि मैंने कौन सा, मैं अगर आपको सिंपल यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ कि ये चीज़ होती क्या है, तो बेसिकली ये तो एक दुकान है। ठीक है, आपने दुकान खोलनी है और हम अमेरिका में दुकान खोलते हैं, पाकिस्तान से बैठकर आप अमेरिका में दुकान खोल रहे हैं, आप इसको इस तरह समझें। ठीक है, अब एक दुकान ये है कि जी आपको हर महीने एक दुकान में आपको 10,000 रुपये किराया देना पड़ेगा, एक दुकान आप किस तरह खोलेगा अमेरिका में। ठीक है, और एक क्या है कि आपको अपने अकाउंट की कंपनी बना रहे हैं बाकायदा, आप अपना एक ऑफिस बना रहे हैं, अपनी कंपनी बना रहे हैं, वो एलएलसी वाला हो जाता है। ठीक हो गया, और उसके ऊपर आपने क्या करना है। ठीक है, देखें ये यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझे कि एफबीआई होलसेल अकाउंट कुछ नहीं है, ये तो आपकी दुकान आपने खोल ली, अब आपने देखना है कि उस दुकान पर आपने होलसेल करनी है, उसके ऊपर आपने अपना ब्रांड बेचना है, यानी कि आपने पीएल करना है, या उसके ऊपर आपने आर्बिट्राज करनी है, या आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, जब आपने देखना है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो ये इस तरह होता है। ठीक है, तो यस आप खोल सकते हैं अकाउंट, आप खोल सकते हैं पाकिस्तान से अमेरिका में। फिर आप अगर होलसेल करना चाहते हैं तो फिर आपको एलएलसी लाजमी चाहिए होगी, वेबसाइट लाजमी चाहिए होगी, कर सकते हैं। क्या हम 3 मंथ के कोर्स के बाद काम का स्टार्ट ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, अगर आपको हर एक चीज़ आती है। ठीक है, लेकिन उसमें प्रॉपर गाइडेंस होती है कि कब होना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए। मैं अपने स्टूडेंट को जो रेकमेंड करता हूँ, पर हमारे कोर्स के दौरान जो होता है, ऑब्वियसली जितनी बात मैं अब करता रहूँ, ये सारा का सारा करवाया जाता है। ठीक है, उसी दौरान आपकी एजेंसी बन जाती है, उसी दौरान आपका पोर्टफोलियो भी होता है, और क्लाइंट भी आपको मिल जाते हैं, उम्मीद यही होती है। ठीक है, और उसमें प्रॉपर गाइडेंस होती है कि कब, और उसमें डायरेक्ट मीटिंग्स होती है मेंटोर्स के साथ, मैं अकेला नहीं करवाता हूँ, वहाँ पे 2 3 मेंटोर्स और भी होते हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट मीटिंग्स होती हैं प्रॉपर, अगर कोई अपना काम करना चाहता है तो उसको ईच एंड एवरी स्टेप करवाया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट को फिर छोड़ दिया जाएगा जब खुद करो थके खाओ मार्केट में, वाला हिसाब बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो इतना गाइड कर दिया जाएगा आपको कि इस सवाल का जवाब आपको खुद पता होगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। बात समझे ना, ये सवाल आप जो कोर्स करके निकल रहे हैं, वो पूरे मेंटोर बन के निकलना, आप उसको ये समझे, उनको पता होता है कि हमने क्या करना है। सर आपको फिर 3 साल क्यों लगे? नहीं, मुझे 3 साल नहीं, मुझे तकरीबन 8 महीने लगे थे। मतलब 8 महीने बाद मुझे अपना पहला ग्रांट मिला था, क्योंकि मेरा जर्नी जो था पीएल से स्टार्ट हुआ, पीएल में इतना कोई फायदा नहीं हुआ। खैर अब जो है मैं अपना पीएल स्टार्ट करने वाला हूँ इंशाल्लाह, नेक्स्ट ईयर का प्लान है मेरा अपना ब्रांड का। ठीक है, तो लेकिन उस वक्त जाहिर है कि वो हालात भी नहीं थे, वो पैसा भी नहीं था टू बी ऑनेस्ट, और जाहिर है कि हमने कोर्स ही किया था, तो 3 साल, मतलब 3 साल मुझे हो गए इस फील्ड में, 3 से 4 साल मुझे इस फील्ड के अंदर हो गए। और मुझे जो पहला क्लाइंट मिला था वो तकरीबन 8 महीने बाद मिला था। ठीक है, अच्छा 8 महीने बहुत बहुत टाइम होता है, और अच्छा खासा धक्के खाने के बाद फिर मैंने पूरी कहानी जैसे बता रखी है इनोड लेक्चर में ना अपने। सर एलएलसी अकाउंट में या किसी भी टाइप के अकाउंट में टैक्स फाइल करना लाजमी है। देखिए ये अगर तो आप, टैक्स फाइल जो होता है ना वो आपको तब करना पड़ता है जब आपकी एलएलसी होती है, मतलब ये आपको बेसिकली जब आप रीसेल सर्टिफिकेट अमेज़न को दिखाते हो ना। ठीक है, मतलब अब अगेन ये काफ़ी डिटेल में हो जाएगा, हमारे पास 1 मिनट से कम टाइम है, और मेरा नहीं ख्याल कि 1 मिनट से कम टाइम में इसका जवाब हम दे सकेंगे। ठीक है, टैक्स फाइल, टैक्स जो करना होता है हमें, एक तो होता है कि अमेजोन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, जब हम अपना रीसेलर सर्टिफिकेट अमेजोन को दिखाते हैं, टैक्स फाइल करना पड़ता है आपको, लेकिन या तो आप खुद करना चाहें तो वो भी हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा अमेजोन ऑटोमेटिकली उसको कर रहा होता है, वो दोनों तरीके से हो जाती है चीज़ें। ठीक है, और वो डिटेल, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ये अकाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। ओके जी, आई गेस काफ़ी सारे भी क्वेश्चंस बाकी हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि एक और सेशन रखते हैं, 10 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं।